तो आज स्टार्ट करेंगे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये क्या वर्ड लिखा है, रिप्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन मतलब किसी चीज की बार बार हमें क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, बार बार किसी चीज को प्रोड्यूस करना है। किसको प्रोड्यूस करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली ही बात क्या बताई मैंने कि रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज को री और क्या करना है, उसको प्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना है, उसी चीज को बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। अब सबसे फर्स्ट टर्म यहां से आती है निकल के लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या चीज है कि किसी भी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ह्यूमंस जो है उसका कितना लाइफ स्पैन है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनसीईआरटी बोलती है कि किसी भी पर्सन का लाइफ स्पैन कौन सा पीरियड होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। अब नेचुरल डेथ से मैं आपको समझाऊं तो नेचुरल डेथ क्या चीज है। देखो एक तो होगी कि कोई जो आदमी है, किसी भी आदमी की बात कर रही हूँ मैं, क्या होता है कि उसका जो है वो 25 ईयर का है और उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब मैं उसका ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि उसका लाइफ स्पैन 25 ईयर का है। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसकी डेथ नेचुरल नहीं है ये। ठीक है, ये तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट जो नेचुरल डेथ है कि नेचुरल जो ह्यूमन है उसके कितना टाइम जो है वो डेथ का है, 90 ईयर्स तक नेचुरल डेथ का टाइम है, 80 तक हो सकता है, 100 अप टू जनरली 60-70 तक नेचुरल डेथ। ठीक है, ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो क्या टाइम है, बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलेंगे हम लाइफ स्पैन। अब देखो होता क्या है, ये सिर्फ आपने समझना है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, लाइफ स्पैन मैंने बताया। देखो क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, बर्थ। ठीक है, अब बर्थ हो गया किसी का भी, अब उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आएगी उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मैं समझाऊंगी आपको क्या होता है जुवेनाइल फेज। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, उसके बाद आएगी उसमें एजिंग होती है जिसको बोलते हैं सेंसिस, और उसके बाद हो जाती है उसकी डेथ। अब देखो ये सारी प्रोसेस होती है जब लास्ट में डेथ आती है, और डेथ कैसी है, नेचुरल। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज की, एक किया मैंने जुवेनाइल फेज और एक किया मैंने रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज होती क्या चीज है, देखो जुवेनाइल फेज जो है वो ऐसा फेज है जहां से किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब कौन सा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने से पहले का फेज होता है जुवेनाइल फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सीटेट के पेपर चेक करेंगे वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज आपको क्या बताएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज क्या बताता है कि अब उसका कौन सा फेज शुरू होने वाला है, रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब कौन सा फेज जिसमें वो क्या करता है, बच्चे पैदा करेगा, सारी चीजें, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन की फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जुवेनाइल फेज है यहाँ से इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा। देखो जो जुवेनाइल फेज है, एक या तो हम जुवेनाइल भी बोल सकते हैं या तो वेजिटेटिव फेज भी बोलेंगे। देखो जो जुवेनाइल टर्म है वो किसके केस में यूज होती है, ये वाली टर्म यूज होगी एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस के केस में हम बोलेंगे कि कौन सा फेज लगेगा, पहले बर्थ होगी फिर आएगा उनका जुवेनाइल फेज। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज। ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब कैसे चलेगा, सबसे पहले बर्थ होगा, पहले मैं एनिमल, ह्यूमन की किसी भी एनिमल की बात करती हूँ, पहले उसका बर्थ हुआ, फिर उससे आपसे पूछते हैं कि उसका कौन सा फेज आता है, तो उसका आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज जो है वो किस चीज को मार्क करता है, मार्क बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, कि ये क्या बताएगा कि इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगी, बिगनिंग हो जाएगी इसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है। तो कौन सा जो फेज है वो मार्क करेगा बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को, अगर एनिमल्स के केस में है तो वो जुवेनाइल फेज, और उसके बाद आएगा जिसमें वो रिप्रोड्यूस होंगे जिसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद होती है उसकी एजिंग, और उसके बाद लास्ट जो है दैट इज डेथ। अगर प्लांट्स के केस में करूं तो सबसे पहले वहां पे कौन सी स्टेज आती है, वहां पे होती है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, वहां पे बर्थ नहीं बोल सकते हैं, वहां पे सबसे पहले होगी सीड की जर्मिनेशन। उसके बाद कौन
बिगनिंग करेगा वहां पे रिप्रोडक्टिव फेज की, सबसे पहले आएगा वेजिटेटिव फेज, मतलब जहां पे उसके पार्ट्स जो है वेजिटेटिव पार्ट जो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव फेज। उसके बाद यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव फेज आता है और सो ऑन, यही चीजें चलती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको लाइफ स्पैन बताया, यहाँ से हालांकि आज तक जो है वो एचपी टैट में क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किसका कितना लाइफ स्पैन होता है, फिर भी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइफ स्पैन रहेगा वो रहता है फ्लाइज का। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन रहेगा वो किसका रहता है, दैट इज पैरेट का रहेगा। अब पैरेट का कितना रहता है, ऑलमोस्ट 140 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद टॉर्टॉइस का, इनका रहेगा 100 to 150 ईयर्स, और सबसे जो ज्यादा रहेगा वो रहता है बनियान ट्री, दैट इज 200 ईयर। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट वो थोड़े टाइम के लिए जो लाइफ स्पैन रहेगा वो फ्लाइज का होता है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज रहते हैं वो पैरेट, टॉर्टॉइस, बनियान ट्री, इनके सबसे ज्यादा फेज रहेंगे। ठीक है, अब हम जो बेसिक चीजें हैं, देखो ये जो चैप्टर है इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि आपको जितना भी हम चीजें, ये जो चैप्टर है वो ऑल ओवर एनसीईआरटी में स्प्रेड है। कुछ चीजें आपको मैं इसके बाद में पढ़ाऊंगी, मतलब सारी एक ओवरव्यू है ये कि हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, वो आगे चैप्टर्स पूरे पूरे इनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। अब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे हम रिप्रोडक्शन से। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या चीज है, रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि जब कोई चीज जो है वो क्या होती है, री और प्रोड्यूस, दो बार, मतलब कोई चीज किसी को फिर से प्रोड्यूस होना है। अब उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होगी, दो तरीके हैं, सभी को पता होगा आपको। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो टाइप्स में रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। सबसे मेन डिफरेंस क्या रहेगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे जो है वो गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगी गैमेट्स बनेंगे और क्या होगी उनकी फ्यूजन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज करते हैं उसको बोल देंगे हम, मतलब जब सेक्स ऑर्गन आपस में फ्यूज करेंगे गैमेट्स बनेंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होगी, जिसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब मैं इसको वन बाय वन आपको यहाँ पे समझाऊंगी थोड़ा। देखो एक मैंने बताई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका डिफरेंस आपने क्लियर करना है, अभी से आगे भी आएगी जब फिर से बताऊंगी मैं, पर फिर मैं बार बार ये सब जो कुछ नहीं बताऊंगी, जो मैं आज बता दूंगी वो आज ही बताऊंगी। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कौन से ऑर्गेनिज्म में, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो जो सबसे ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखी जाती है। और एक होते हैं आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनको नॉर्मली मैं बोलूं यूनिसेलुलर, जिसमें सिंगल सेल होगा, जिनकी बॉडी में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें आपके क्या होता है, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व एंड गैमेट मे और मे नॉट फॉर्म, मतलब सिर्फ एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और जो गैमेट हैं वो बन भी सकते हैं, नहीं भी, कुछ केसेस में बन जाएंगे, कुछ में नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंगल पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की है, आपने इसको दिमाग में रखना है कि जब भी ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा, देखो कोई भी, पहले मैं आपको ऑफस्प्रिंग क्लियर करती हूँ कि ऑफस्प्रिंग मैं किसके लिए वर्ड यूज करूंगी। देखो जो बायोलॉजी है, बायो में जो है वो ऑफस्प्रिंग वर्ड टर्म किस चीज के लिए यूज होती है, जब भी कोई न्यू इंडिविजुअल बनता है, जब भी कोई नया इंडिविजुअल बनेगा उसके लिए क्या टर्म यूज होगी, दैट इज
ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब जब भी मैं कभी भी ऑफस्प्रिंग बोलूंगी आपने समझना है कि वो नया इंडिविजुअल बन रहा है। ठीक है, अब देखो ऑफस्प्रिंग बोला मैंने कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो दैट इज प्रोड्यूस्ड, और कौन सी, ओनली बाय माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस समझाऊंगी मैं बाद में, अभी के लिए आप इतना समझो कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा सिंगल पेरेंट से। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे पेरेंट होगा सिंगल पेरेंट, और सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, और क्या होता है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। या तो गैमेट बन भी, कुछ केसेस में बन भी जाते हैं गैमेट्स, और कुछ में नहीं भी बनते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स है जैसे एल्गी है, फंजाई है, वहां पे बहुत, अगर बहुत हराश कंडीशंस होती हैं तब जाके कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, अदरवाइज वहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखी जाती है। ठीक है, विद और, इसको याद रखना है आपने, विद भी हो सकता है और विदाउट गैमेट की फॉर्मेशन। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे मैंने बताई, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जबकि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे हम, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, दैट इज बाई पेरेंटल। ठीक है, बाई पेरेंटल का मतलब यहाँ पे दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। पहली बात ये क्लियर कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पे दूसरी बात क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, गैमेट्स जो होते हैं जैसे मेल और फीमेल गैमेट हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार फिर से इस चीज को बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या चीज बताई, कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है। और जब भी ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा सिंगल पेरेंट से, तो वहां पे विद और विदाउट गैमेट की फॉर्मेशन या तो हो भी सकती है, नहीं भी। सिंगल पेरेंट होगा यहाँ पे, बाई पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का होना जरूरी है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, मतलब मेल और फीमेल होंगे तभी डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स होंगे और वो क्या करेंगे आपस में, फ्यूज। अब देखो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां से इंपॉर्टेंट टर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी आपके पास कोई भी इंडिविजुअल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोन्स जो बनते हैं वो कौन सी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, तब जो है वो क्लोन बनेंगे। तो क्लोन हमेशा कब बनते हैं, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और क्लोन है क्या चीज है ये, देखो जब भी ये कोई, ये मैं हूं, ठीक है, और जैसे ही मेरी तरह दिखने वाला बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोन। मतलब आपने जब भी देखा होगा, आपने देखा होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी जाती है, जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, तो बिल्कुल उसकी तरह सेम टू सेम बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपरों में आता है कि जो, देखो जो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बार बार करवाई जाती है तो उसमें वेरिएशंस नहीं आती हैं। जबकि आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। वेरिएशन मतलब हमारे पेरेंट्स कुछ थोड़े अलग से होंगे, हम थोड़े अलग से होते हैं देखने में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पर इनमें क्या होता है, जैसे एक अमीबा है दूसरा भी सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है कि जब भी वेरिएशन का मेन काउज हमेशा आपको याद रखना है कि क्या होगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तभी वेरिएशंस है, अदरवाइज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन होती है, यहाँ पे क्लोन्स बनते हैं। और क्लोन्स क्या चीज है, इसको आप लिख भी लो, दैट इज जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उसके जीन्स भी और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम एज पेरेंट। ठीक है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसा होगा, कोई भी इंडिविजुअल सेम एज देयर पेरेंट, मतलब जैसे उसके पेरेंट्स हैं उनकी तरह सेम टू सेम दिखने वाला ऑर्गेनिज्म को क्या बोल दिया हमने, क्लोन। और क्लोन कब बन रही है, जब आपके पास कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में जो आपको एक ओवरव्यू रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो मैं दूंगी, और जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, पहली बात मैंने आपको क्लियर करी, ये कहाँ पे होगी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर आप समझ सकते हैं ना कि जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी है, वो होते हैं यूनिसेलुलर। और दूसरी तरफ कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्लास 9th की, आई थिंक 9th की 10th की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट लाइन बताई है कि जो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी कहां से निकल के आते हैं, यूनिसेलुलर से। मतलब देखो हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी एक सेल डिवाइड करेगा तब नेक्स्ट बनेंगे सेल्स। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, अभी हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो जैसे इसका एग्जांपल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपने देखा भी होगा कि जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, जब बाइनरी फिजन का क्या मतलब है कि एक जो है वो दो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवीजन इनटू टू उसको बोल देंगे हम लोग बाइनरी फिजन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अमीबा में। अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, दैट इज बाइनरी फिजन। किसमें होगा ये, अमीबा में। जब कोई भी इंडिविजुअल एक से दो बन रहा है उसको बोलेंगे बाइनरी। देखो बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, ठीक है, दो में डिवाइड करेगा। इसमें आपका अमीबा भी आ सकता है और पैरामीशियम भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन। ये है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन क्या चीज है, जब कोई एक इंडिविजुअल डिवाइड होके मल्टीपल बहुत से ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दो बना रहा है, तीन बना रहा है, चार, दो बनेंगे तब तो बाइनरी फिजन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे। इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में भी पढ़ाऊंगी मैं आपको कि क्या होता है ये, क्या काम करेगा ये। ठीक है, अब देखो इसका जो लिंक है वैसे इतना मैं बता देती हूँ, जब ये जो मलेरिया पढ़ेंगे हम उसमें मैं बताऊंगी कि प्लाज्मोडियम क्या करता है। अब देखो जो अमीबा है, आपको सिर्फ ये समझना है अभी के लिए कि जो अमीबा है नॉर्मल सिचुएशन में अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप समझो, एक पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। जो अमीबा है अगर उसके पास नॉर्मल कंडीशंस हैं तब तो वो नॉर्मली क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है, मतलब जब अमीबा के लिए जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या शो करता है, दैट इज मल्टीपल फिजन। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे मल्टीपल फिजन शो करेगा ये। मल्टीपल फिजन कैसे होती है, देखो क्या होता है कि जैसे ही इस पे इसके पास क्या आती है, अनफेवरेबल मतलब जो कंडीशंस हैं वो इसके फेवर में नहीं है, तब क्या होता है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत से जो हैं वो स्पोर्स डिवेल्प हो जाते हैं। ठीक है, और बाहर एक हार्ड वॉल जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो है किसकी एक वॉल बन गई, दैट इज सिस्ट वॉल फॉर्मेशन। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा की बॉडी के बाहर एक सिस्ट, सिस्ट तो आपको पता होगा ना, एक सिस्ट जैसा बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एनसिस्टेशन। व्हाट इज एनसिस्टेशन, आपको पता होना चाहिए कि जब भी अमीबा में सिस्ट बॉल बनेगी, सिस्ट बॉल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो है इसकी बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है पहले, तब क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स जो हैं इसकी बॉडी के अंदर हो जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, स्पोर्स इनसाइड। इनको अब ये कैसे स्पोर्स हैं, इनको बोल दिया हमने
स्यूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर क्या है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। अब क्या होता है, जैसे ही ये बहुत सारे स्पोर्स अंदर हो जाते हैं, ये बॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब जो ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट बॉल, अब क्या हो गया, ये जो सिस्ट की बॉल थी ये ब्रेक हो गई और स्पोर्स जो थे वो बाहर निकल गए। ठीक है, तो और ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स है ये रिलीज हो गए। ठीक है, तो जो सिस्ट बॉल थी उसके ब्रेक होने को हम लोग क्या बोल देंगे, और स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, उसको बोलेंगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या चीज है, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट बॉल एंड रिलीज ऑफ स्यूडोपोडियोस्पोर्स। देखो अब क्या होगा, अब ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, मतलब एक स्पोर जो है वो एक अमीबा बनाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल मैनी स्पोर्स हैं, तो बहुत सारे स्पोर्स कितने, बहुत ज्यादा अमीबा बनाते हैं बस। तो मल्टीपल होगी ना इसमें, मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारे लपड़े बनने। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ इसको, मैंने क्या बताया कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, फिर से बताती हूँ इसको एक बार। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन सभी को पता है कि ये क्या शो करेगा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बट अगर इसमें अनफेवरेबल कंडीशन है, इसके कंडीशन में मतलब जो कंडीशंस है वो इसके फेवर में नहीं है, तब ये मल्टीपल फ्यूजन शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको नॉर्मल पूछ रहे हैं कि अमीबा क्या शो करता है, नॉर्मली इसमें बाइनरी फ्यूजन। जब तक आपको अनफेवरेबल कंडीशन नहीं लिख के आएगा तब तक आपको बाइनरी फ्यूजन को फॉलो करना है। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन का भी मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है। इसकी बॉडी में बहुत सारे स्पोर जो हैं वो अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर एक सिस्ट, मतलब एक हार्ड बॉल, सिस्ट की बॉल बन जाती है, जिसको हम लोग बोल देंगे एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन क्या चीज है, सिस्ट बॉल फॉर्मेशन इन अमीबा। ठीक है, अब अंदर जो ये स्पोर्स है इनको बोल दिया हमने स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स हो गए ये। अब जी देखो, जब ये बॉल ब्रेक कर जाएगी और ये स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर निकल जाएंगे तो उस प्रोसेस को बोल देंगे हम स्पोरुलेशन। ठीक है, अब बहुत सारे अमीबा अब यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ये तो पढ़ लिया हमने बाइनरी फ्यूजन। सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि जो बाइनरी फ्यूजन है वो किसमें देखा जाता है, अमीबा में। अब देखो जो वैसे ही कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें क्या देखा जाता है, मतलब उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ अलग अलग से स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, जो स्पेशल स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। ठीक है, तो बताएंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनकी बॉडी के ऊपर मतलब कुछ स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, इधर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो सबसे पहले है पोटैटो की बात करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज पोटैटो, और पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज आइज। आपने देखा होगा घरों में पोटैटो होते हैं, उनमें ऐसे बाहर को निकले होते हैं। अब जब हम ये वाली चीज होगी और इसको लगा देंगे तो ये क्या कर जाएगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा। वैसे ही सेकंड जो है राइजोम। राइजोम जो है, आपने जिंजर देखा होगा घरों में, उसमें जो है वो राइजोम निकले होते हैं। ठीक है, तो राइजोम जो है दैट इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन द, किसमें होता है ये, जिंजर में। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जूस्पोर। ये जूस्पोर मैं पढ़ाऊंगी, जब आपको एल्गी पढ़ाऊंगी तब मैं इसको समझाऊंगी। ये चैप्टर जो है वो आपका नेक्स्ट आने वाले सारे चैप्टरों में होगी थोड़ी थोड़ी चीजें, पर ये डायरेक्ट मैंने तो अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जूस्पोर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, कि जूस्पोर जो है वो किसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, उसमें जूस्पोर जो है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब वहां से जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जूस्पोर जो है वो किसमें पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह की एल्गी है। उसके बाद नेक्स्ट बर्ड्स। बर्ड्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन, बर्ड्स जो हैं वो किसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्रा और ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट को आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, और हाइड्रा और ईस्ट में क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स, जिसके थ्रू जो है उनमें क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, उसके बाद कोनिडिया। कोनिडिया भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। कोनिडिया आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन पेंसिलियम। जब पेंसिलियम फंजाई पढ़ेंगे हम लोग, तब मैं दिखाऊंगी आपको कि वहां पे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी आप इतना समझो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जहां से वो रिप्रोड्यूस करेगी अपने आप को। तो पेंसिलियम में जो है, पेंसिलियम क्या है, एक फंगस है, फंजाई है। ठीक है, तो वहां से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। उससे नेक्स्ट कोनिडिया हो गए। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज गैम्यूल्स। गैम्यूल जो है वो स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस में आइज जो है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन पोटैटो। जो पोटैटो है उसमें पाई जाएंगी आइज। और एक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज बल्विल्स। ये देखो थर्ड नंबर पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बल्विल्स है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अगावा। अगावा जो होता है उसमें कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज बल्विल्स। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये तो मैंने दो लिखे यहाँ पे, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में बताए हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो कोनिडिया है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, तो आपको पता होना चाहिए पेंसिलियम में होता है, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, जूस्पोर्स क्लैमाइडोमोनास में होते हैं, आइज पोटैटो में होती है, और बल्विल्स अगावा में होते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट ब्रायोफाइलम है इसको मैं नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अभी तब मैं इसको समझाती हूँ। मुझे बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ आपको? चल रहा है ना आपको समझ? ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो, जो मेन टॉपिक था हमारा, मैंने बताया कि सारे के सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट जो है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहली बात मैं आपको समझाऊंगी कि होती है, इसको अच्छे से क्लियर करना है आपने। देखो वेजिटेटिव, आपने कभी सुना है कि हम ह्यूमंस भी पढ़ते हैं, एनिमल्स पढ़ते हैं, तो आपने कभी सुना कि हमने ह्यूमंस में बोला कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी जाती है, एनिमल्स में बोला, कुछ किसी और में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ओनली स्टडीड इन प्लांट्स। देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टडी जो करी जाती है वो कहाँ पे करी जाएगी, प्लांट्स में। क्यों करी जाती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होता है, दो तरह के पार्ट्स में प्लांट को डिवाइड करा जाता है। ठीक है, जो पौधा है कोई भी, जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसका लीफ पार्ट है, ये इसका ऊपर फ्लावर है। ठीक है, अब देखो जो प्लांट है, इधर को इसकी लीव्स है, ठीक है, और इधर को इसका ये फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, ये इसकी लीव्स है। ठीक है, ये बीच में इसकी स्टेम है। ठीक है, और नीचे को इसकी रूट्स है। ठीक है, अब देखो क्या मुझे बताना है आपको कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्यों पढ़ी जाती है सिर्फ प्लांट्स में, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वहीं पे ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। जहां पे वेजिटेटिव पार्ट होंगे वहीं पे क्या होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां से वो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वहां से ये करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है ये, कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। जो फ्लावर होता है, देखो मैंने बताया था जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे, तो फ्लावर में मेल भी गैमेट होगा, फीमेल भी होगा। और इसके अलावा जो प्लांट में लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती हैं, ये आ जाते हैं इसके वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, कौन कौन से पार्ट आ गए वेजिटेटिव, इसकी लीफ आ गई, इसकी स्टेम आ गई, और इसकी रूट्स आ गई। तो जो इन पार्ट्स से जो रिप्रोडक्शन होगी उसको मैं बोल दूंगी दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो इन वाले पार्ट से होगी, जैसे लीफ, स्टेम, रूट से होने वाली रिप्रोडक्शन को क्या बोल दिया हमने, दैट इज
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी एक यूनिट, जैसे एक यूनिट थी जहां से वो रिप्रोड्यूस हो रही थी, सिंगल यूनिट ऑफ, मतलब एक बहुत सारे स्ट्रक्चर है एक जैसे, जैसे मैं आपको दिखाया भी, ठीक है। तो इसका जो सिंगल यूनिट है उसको क्या बोल देंगे, जहां से वो रिप्रोड्यूस करेगा उसको बोल दिया हमने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। सिंगल यूनिट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की है उसको बोल दिया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, मैंने क्या बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से आ गए, उसकी उसकी रूट्स आ गई, उसकी स्टेम आ गई और उसकी लीव्स आ गई, ठीक है। और फ्लावर जो है वो हेल्प करेगा उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो जो अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, अब ये प्लांट्स में कैसे कैसे होगी, मतलब प्लांट्स को इन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू कैसे कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट जो इसका आया, पहले तो देखो नेचुरली प्लांट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जो प्लांट्स में हमें करवाने की जरूरत नहीं है, खुद व खुद होती रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा बताया था मैंने आपको, रूट। तो रूट के थ्रू जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स में देखी जाती है, दैट इज, आपने देखी होगी कुछ प्लांट्स, अब यहाँ पे मेरे पास शायद उसकी इमेज होगी, मैं चेक करती हूँ, मतलब वो तो नहीं अभी नहीं है। जैसे देखो आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, ये तो सभी को पता होगा ना। तो जो स्वीट पोटैटो है उसमें क्या होते हैं, वो है मॉडिफिकेशन जो है वो रूट है एक तरह की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल में दिया होता है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और साथ में दिया होता है स्वीट पोटैटो। तो जो स्वीट पोटैटो है वो एक रूट है और ये सारी की सारी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ये मैं मॉडिफिकेशन में पढ़ाऊंगी सारी चीजें आपको, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो रूट्स हैं, रूट्स में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उस वहां से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलेंगे बाहर को, है तो ये स्वीट पोटैटो एक रूट है। तो रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस में देखी जाती है, दैट इज एक स्वीट पोटैटो, एक डालिया, आपने देखा होगा डालिया का फ्लावर, ठीक है, और एक मुराया। आजकल लगे भी होते हैं बहुत ज्यादा डालिया के फ्लावर, देख लेना, ठीक है। ये तो होगी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रूट्स में बर्ड्स अराइज होंगे और किस किस में देखी जाती है, ज्यादातर पूछा जाता है एग्जांपल स्वीट पोटैटो का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वन इज स्टेम। अब देखो स्टेम के बहुत सारे एग्जांपल है, इसको आगे बताती हूँ मैं आपको। देखो जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे प्लांट्स, खुद व खुद होती है उनमें। जैसे इसके मॉडिफिकेशंस मैं पढ़ाऊंगी आपको बाद में, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिमाग में जाने चाहिए चीज अभी के अभी, ठीक है। एक आप देखेंगे रनर्स, ठीक है। रनर्स आपने डूब डांस देखी होगी, आगे से आगे को रन करती रहती है ना, तो इसका एग्जाम्पल है साइनाडोन। साइनाडोन को बोलते हैं डूब डांस, ठीक है। रनर्स हो गए आपके, एक होते हैं आपके ऑफसेट्स, ये अभी ऑफसेट का तो यहाँ पे थी इमेज, ठीक है। ये है ऑफसेट्स, ये होते हैं ऑफसेट्स, ठीक है। तो ऑफसेट जो है ये सारी की सारी किस चीज की मॉडिफिकेशन है, इस स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो ऑफसेट जो है कब ग्रो होंगे, जब प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा और किसके थ्रू करेगा, स्टेम, राइजोम, साइनाडोन भी स्टेम से, ऑफस्प्रिंग, ऑफसेट्स में क्या चीज आती है, दैट इज इकॉर्निया, ठीक है। इकॉर्निया जो है इसका नाम आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तब भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है यहाँ से। देखो जो इकॉर्निया है वो क्या है, ये जो रिप्रोड्यूस करेगा ऑफसेट से रिप्रोड्यूस करता है, और इसी को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, और इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। देखो टेरर मतलब जो बंगाल का एरिया था वहां पे इसका एक खौफ हो गया था लोगों में, क्यों हुआ,
देखो जो इकॉर्निया था उसका बहुत सुंदर फ्लावर थे, मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता था ये पौधा, तो इसको क्या किया गया, जो बाहर से लेके आए, ठीक है, इसको बाहर से लेके आ गए कि हमें जो है वो क्या करना है, इसको एज ए डेकोरेशन के लिए यूज कर लेंगे इसको। और फिर क्या हुआ, जैसे ही टाइम मतलब इसने ग्रो होना शुरू किया, वाटर में लगता है ये प्लांट, ठीक है, तो इसने क्या किया, बहुत सारा मतलब एरिया को कवर अप कर लिया, और कवर अप तो ठीक है कर लिया इसने, पर ये क्या करने लगा, जो वाटर है उसमें से ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग पड़ा, मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो जो वाटर में जो वाटर बॉडीज हैं उनकी डेथ होने लग पड़ी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो बंगाल का टेरर इसी को बोला जाता है, मतलब वहां पे इसका बहुत ज्यादा टेरर हो गया था फिर, ठीक है, बहुत सी वाटर बॉडीज की डेथ हुई थी इसकी वजह से, ठीक है, तो इकॉर्निया को क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, और इसी को वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है स्टेम के थ्रू होगी, और क्या होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट, दैट इज ऑफसेट। वैसे ही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले राइजोम्स दिखाए, राइजोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, देखो जो राइजोम्स है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, और क्या क्या आएगा इसमें, जिंजर आएगा आपका एक तरह से दिखने वाला, टर्मेरिक होगा, बनाना होगा, ये सारे के सारे राइजोम की मॉडिफिकेशंस है, मतलब राइजोम में आएंगे, इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होगी वो बाई स्टेम होगी। उसके बाद ट्यूबर्स, ट्यूबर्स भी पोटैटो में देखे जाते हैं। उसके बाद बल्ब, बल्ब किस में होते हैं, जो अनियन होगा आपका, जो गार्लिक होगा, और एक लिली होती है, वहां पे जो है ये बल्ब देखे जाते हैं। अगर यहाँ पे तो नहीं है अभी इसकी डायग्राम, ठीक है, जब चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मैं आपको मॉडिफिकेशंस का, तब मैं बता दूंगी इसको आपको, ठीक है। जो अनियन है, देखो ये होता है अनियन, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं हम बल्ब, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आपने देखा भी होगा, अनियन से निकले होते हैं वो, जहां पे हम उसको लगाते हैं, ठीक है, तो बल्ब्स जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, अनियन, गार्लिक और लिली में। उसके बाद शक्कर्स, शक्कर जो है इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, ठीक है, इस चार्ट को आपने ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना है, मैंने ऐसे के ऐसे बनाया है कि आपके दिमाग में ऐसे रहेगी, ठीक है। रनर्स का एग्जाम्पल है साइनाडॉन, ऑफसेट का है इकॉर्निया, राइजोम का है जिंजर, टर्मिनिक, बनाना, ट्यूबर जो है दैट इज पोटैटो, ठीक है। ये सिर्फ इतना बोलने का मेरा मतलब है कि ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जैसे राइजोम जिंजर में दिखाए भी गए हैं, ये इसके एडवेंटेशियस रूट हैं, बर्ड्स हैं, राइजोम यहाँ से निकले होते हैं, और जिसके थ्रू ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपकी लीव्स। अब लीव्स के थ्रू भी प्लांट में मॉडिफिकेशन हो, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा आजकल हम घरों में बहुत सुंदर पौधे लेके आते हैं कुछ, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं ना, उसी का एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का हम क्या करके लाते हैं, एक कहीं से एक इसकी लीफ ले आएंगे, उसको लगा देंगे तो आगे से आगे ये ग्रो कर जाएगा। ब्रायोफाइलम आपने सुना भी होगा, इसका जो कॉमन नेम है इसको पत्थर चट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइलम। अब इसमें क्या होता है, अगर आप क्लास 7 की एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में डायरेक्ट बताया हुआ है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ब्रायोफाइलम में वो कहाँ से होगी, जो लीफ है ये पत्थर चट होती है, जिन लोगों को पथरी वगैरह होती है उनको दिया भी जाता है इसको खाने में, ठीक है, तो इसकी लीव से ही आगे ये बर्ड्स निकल जाएंगे। तो ये किसके थ्रू, ये आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ब्रायोफाइलम है उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो लीव के थ्रू होती है, ठीक है, इसको माइंड में रखना, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है आज का, ये तो हमने पढ़ लिए नेचुरल, नेचुरल तरीके जिनसे जो है वो प्लांट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कुछ जो है वो हम खुद से भी करवाते हैं, जिसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम आर्टिफिशियली घरों में क्या करते हैं कि चलो मुझे आपके घर में बहुत सुंदर रोज लग रहा है, मैं क्या करूंगी, इसको काट के थोड़ा सा ले जाऊंगी इसके स्टेम और इसको लगा लूंगी। तो जो आर्टिफिशियल मेथड है, सबसे फर्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग तो आप सभी को पता होगा, नॉर्मली क्या करेंगे, उसकी थोड़ी सी स्टेम को काट लेंगे और उसको लगा लेंगे, होगी कटिंग। तो कटिंग जो है ये भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये शुगर केन वगैरह में करी जाती है, रोज में करी जाएगी,
जो सिट्रस होता है, ग्रेप्स होगा, उन सभी में जो है क्या करी जाती है, कटिंग। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये सभी को पता होता है। जो हम इंपॉर्टेंट यहाँ से देखेंगे दैट इज ग्राफ्टिंग। यहां से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, पहले मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आएगा ये। ठीक है, ग्राफ्टिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाएगा, जैसे आपके पास ये एक प्लांट है, पहले से इसकी रूट्स जो है वो जमीन में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मतलब आपने देखा होगा ग्राफ्टिंग से आजकल बहुत सुंदर सुंदर रोज बनाए जा रहे हैं। मतलब उनकी लीव जो होती हैं वो येलो रेड। ठीक है, और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो सिर्फ जिसकी ग्राफ्टिंग करी होती है उसी को, वो ही आपको डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे फ्लावर का कलर देगा। और अगर आप उसकी कटिंग करके लगाएंगे तो वो सिर्फ एक ही कलर देगा। ठीक है, इस चीज का भी। अब देखो, जो रूटेड प्लांट है उसको बोलते हैं, मतलब ये किसी और का है, मतलब मैं बताऊं आपको, ये रेड रोज का है। ठीक है, और जो मैंने इस पे ग्राफ्टिंग करी, मतलब मैंने कोई और रोज ली, ये मैंने व्हाइट रोज ले लिया। ठीक है, इनको एक साथ में क्या किया, यहाँ पे बांध दिया। बांधते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैम्बियम डिवेल्प करना होता है। ठीक है, इसको बांध दिया। अब जो इसमें फ्लावर लगेंगे वो कैसे लगेंगे, व्हाइट रेड उसकी लीव्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ इसको पढ़ाने के पीछे क्या मोटिव है मेरा, कि देखो जो आपका जब भी ग्राफ्टिंग करी जाती है तो जो रूटेड पार्ट होता है, जो रूटेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और जो उसका स्टेम पार्ट होता है, देखो जो रूटेड पार्ट होगा वो पहले से जमीन में होगा, इसको दिमाग में रखना है कि रूटेड पार्ट जो है उसको बोलेंगे स्टॉक। और जो स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, कि कहीं और से लेके आएंगे और उसको इसके साथ ग्राफ्ट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग साइकन। इसको कैसे आपने याद रखना है, देखो साइकन में सी आता है, सी क्या होती है, कैप। कैप हम कहाँ पे पहनते हैं, सर पे। ठीक है, तो जो साइकन होता है वो क्या होगा, वो स्टेम का पार्ट होगा साइकन। और जो रूट का पार्ट, मतलब जो पहले से लगा हुआ है जिस प्लांट की रूट्स जमीन में, उसका जो पार्ट होगा उसको स्टॉक बोलेंगे। और जो हम स्टेम वाला पार्ट दूसरा लेके आएंगे उसको बोलेंगे साइकन। ठीक है, और ग्राफ्टिंग ज्यादातर आपने देखा होगा आजकल मैंगो में करी जाती है, उसकी हाइब्रिड वैरायटीज बनाई जाती हैं, गुआवा में करी जाती हैं। ठीक है, तो साइकन और स्टॉक का आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर ऐसे इनको बांध दिया जाता है और आपके पास तैयार की जाती है। उसके बाद लेयरिंग करी जाती है। लेयरिंग आपने देखा होगा, जो जैस्मिन का फ्लावर है, जैस्मिन में नॉर्मली आप लेयरिंग करेंगे, उसकी जो एक ब्रांच है उसको लेयर जमीन में मतलब नीचे को कर देंगे, वहां पे उसकी लेयरिंग, आगे को नया पौधा निकल के आ जाएगा। लीची वगैरह में भी करी जाती है ये। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको पता होना चाहिए कि लेयरिंग क्या चीज है। ग्राफ्टिंग आपको पता होना चाहिए, कटिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, बताएंगे मुझे। ठीक है, फिर एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसको जो पढ़ा, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। तो ये इम्यूनिटी, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने एक बार चेक करना है कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। अभी देखना आपको दिख रही है स्क्रीन, मुझे एक बार बता दो, हो रही है ना स्क्रीन शो? ठीक है, चलो फिर। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे कैसे क्या करेंगे, खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने बताया आपको, लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ होने तक का टाइम होता है उसको क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। ठीक है, आफ्टर जब भी बर्थ हो जाएगा उसके बाद जुबिनाइल फेज आता है, इसको आपने लिख लेना है। जुबिनाइल फेज जो है वो एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में होगा वेजिटेटिव फेज। ठीक है, मतलब जहां पे उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स ग्रो करेंगे, मार्क करेंगे बिगनिंग ऑफ, और सारी चीजें ग्रो हो जाएंगी, तब आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एजिंग होगी और उसके बाद हो जाएगी डेथ। सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइफ स्पैन रहेगा वो फ्लाइज का रहेगा, और लॉन्गेस्ट रहता है पैरेट, टॉर्टॉइज और बनियन ट्री का।
उसके बाद रिप्रोडक्शन में क्या बताया मैंने आपको कि दो तरह की होती हैं, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा, विद और विदाउट गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और मोस्टली जो है वो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये चीज देखी जाती है, ठीक है। अब एक बताया मैंने आपको क्लोन। क्लोन सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह दिखने वाली चीज को बोल दिया हमने क्लोन। और क्लोन कब बनते हैं, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी जाती है, ठीक है। क्लोन क्या है, जेनेटिकली भी सेम होगा, मतलब उसकी जीन्स भी उसके पेरेंट्स की तरह सेम टू सेम होंगी, और मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में भी वो उनकी तरह सेम टू सेम होगा। और ऑफस्प्रिंग टर्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में बनेंगे डिवीजन इनटू दो में डिवाइड करेगा, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। और मल्टीपल फिजन जो है वो किसमें होगी, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा जो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा में, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या शो करेगा, मल्टीपल फिजन, ठीक है। और एंसिस्टेशन, सिस्ट बॉल की इसके बाहर एक फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको एंसिस्टेशन बोलेंगे, और उसके बीच में जो स्पोर होंगे उसको बोलेंगे स्यूडोपोडियो स्पोर्स। और स्पोरुलेशन जब ये टूट जाएगी और सिस्ट बॉल ब्रेक होके जो ये स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, उसको क्या बोल दिया हमने, स्पोरुलेशन। उसके बाद स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर बताए मैंने, जूस्पोर बताया आपको क्लेमाइडोमोनास में, वर्ड्स बताए हाइड्रा और ईस्ट में, कोनिडिया पेंसिलियम में, और उसके बाद गैम्यूल्स स्पंजेस में, आइस पोटैटो में, बल्विल्स एगावा में, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसका एक यूनिट, सिंगल यूनिट को, मतलब एक बहुत सारी चीज है उसका एक सिंगल, जैसे आप घर बना रहे हैं उसकी एक सिंगल यूनिट, जो ईंट एक सिंगल लगाएंगे वैसे ही ये एक सिंगल यूनिट उसकी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलती है उसको, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के कौन से होते हैं, लीफ, स्टेम और रूट, और ये नेक्स्ट वाले हम पढ़ेंगे फ्लावर में, ठीक है। रनर्स जो है इसका एग्जांपल है साइनाडोन, ऑप्सिट का है इकोनिया, और राइजोम जो है उसका एग्जांपल है जिंजर, टर्मिनिक और वेनाना, और ट्यूबर का है पोटैटो, वल्ब, अनियन, गार्लिक, लिली, ठीक है। और रूट्स के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किसमें होती है, स्वीट पोटैटो में, डालिया में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कि जो ब्रायोफाइलम है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स होगी। उसके बाद आर्टिफिशियल भी बताया मैंने आपको अभी, कटिंग जो है वो शुगर केन वगैरह में होती है, और ग्राफ्टिंग जब भी करी जाएगी जो रूटेड प्लांट होगा पहले से उसको यहाँ पे आपने स्टॉक लिखना है, STOC के स्टॉक, ठीक है। और जो स्टेम पार्ट है उसको बोलेंगे साइकिल, और लेयरिंग लीची वगैरह में करी जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप क्लियर है यहाँ तक सभी को।